ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है कंडक्टर्स की। अच्छा, ये जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होता है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसको फील्ड में लगाने से पहले उसकी पूरी प्रॉपर टेस्टिंग होती है सारे एंगल से, हर एंगल से उसको टेस्ट किया जाता है। और टेस्टिंग के बाद ही अगर वो टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसको फील्ड में जाके लगाया जाता है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो है वो उनकी अपनी फैक्ट्री के अंदर उन्होंने वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है कि कुछ टेस्ट तो फैक्ट्री ही में कर लेते हैं। बाद ऐसे टेस्ट होते हैं जो फैक्ट्री में नहीं हो सकते, तो वो कुछ इंटरनेशनल ऐसे इदारे हैं जो ऑन पेमेंट उनकी टेस्टिंग करते हैं, फिर वो उसका सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जैसे एक मशहूर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है हॉलैंड में, वो कीमा लेबॉर्ट्री कहलाती है। इसी तरह एक और जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े जनरेटर्स, इनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। और कुछ एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री इटली में है जिसका नाम है चेजी। तो ये दो मशहूर लेबॉर्ट्रीज़ हैं इंटरनेशनल जिनके सर्टिफिकेट्स वैलिड समझे जाते हैं। तो जो ऐसे टेस्ट जो फैक्ट्री में नहीं हो सकते, वो फिर फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है वो इन इक्विपमेंट को बाहर भेजता है। इन जो मैं दो फैक्ट्री लेबॉर्ट्रीज़ के नाम लिए इनके पास, फिर वो टेस्ट करके जो है ना सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी टेस्टिंग की एक लैब है रवात में। रवात ये KPK में है रवात। तो वहाँ पर जो है वो 11 kV तक की टेस्टिंग करते हैं, उससे हायर वोल्टेज पर नहीं करते। अच्छा, ये टेस्टिंग जो जैसे मैंने बताया ना, हर इक्विपमेंट ये होती है टेस्टिंग, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है उससे हट के भी दूसरे चीज़ें हैं, हर एक की पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद वो फील्ड में उसको लाया जाता है कमर्शियल सेल के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए। जिस तरह अभी कोरोना का वायरस है, उसकी भी जो मेडिसिन या वैक्सीन बन रही है उसकी भी टेस्टिंग हो रही है। जब वो 100% फुली टेस्टेड हो जाएगी, फिर उसको फील्ड में अप्लाई करेंगे जो जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको। अच्छा, ये प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर वर्किंग ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसमिशन ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन का। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेशन है ना, सक्सेसफुल ऑपरेशन, वो इस पर डिपेंड करता है इसकी वर्किंग पर इंसुलेटर की। अ गुड इंसुलेटर शुड हैव अ गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द मैकेनिकल लोड एंड स्ट्रेसेस। अब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इंसुलेटर्स में। एक तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रॉपर हो, मैकेनिकली भी स्ट्रांग हो, कि वो जो जैसे मैंने बताया था ना, उसका अपना वेट होता है कंडक्टर का, और उसके अलावा आइस का लोड होता है, आइस लोडिंग होती है, एयर का प्रेशर होता है, क्योंकि वो एक्सपोज टू एयर होता है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होता है, तो वो हर टाइप के टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। और हर किस्म के जो उसके ऊपर वेट या प्रेशर आ रहे हैं, ये आइस की वजह से, उसके अपने कंडक्टर की वेट की वजह से, विंड प्रेशर की वजह, वो उसमें उसका फेलियर ना हो, उसको बर्दाश्त कर सके। इट शुड हैव हाई, उसके अलावा उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए मैकेनिकल के साथ। Therefore, the insulator should have a high dielectric strength to withstand operating and flashover voltages. अब उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि वो नॉर्मल ऑपरेशन में और कोई अगर फ्लैशओवर होता है वोल्टेज का, उसको वो विदस्टैंड कर सके, उसमें डैमेज ना हो या पंक्चर ना हो। आल्सो एन इंसुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पोर्स और वाइड्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंसुलेटर में कोई सुराख, कोई अंदर एयर गैप रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल उसमें ना हो, तो विच में डैमेज इट। देयरफॉर अगर ये पोर्स या वॉइड्स होंगे ना इंसुलेटर में, तो वो वक्त के साथ
उसको डैमेज भी कर सकते हैं। देयरफॉर टू एंश्योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ इंसुलेटर्स ईच इंसुलेटर हैज़ टू अंडरगो वेरियस टेस्ट। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, और उसके जो ये फिजिकल पोर्स वॉइड्स, इनको, तो उसकी उसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसको इंश्योर करने के लिए हर इंसुलेटर को की जो है ना टेस्टिंग की जाती है। मुख्तलिफ उसको टेस्ट से इंसुलेटर्स को देयर आर वेरियस। अब ये टेस्ट जो है ना, जितने भी जो करते हैं इंसुलेटर्स पे या किसी और इक्विपमेंट पे, ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में होते हैं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है ये किसी, आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते वेब के ज़रिए, नेट के ज़रिए, नेट पर जाकर। ये बाकायदा जो है ये होते हैं, सेल होते हैं, ख़रीदे जाते हैं, बिकते हैं बाकायदा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये यूटिलिटीज़ हैं, उनके जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में या कोई कंट्रैक्टर कंसल्टेंट है, उसके डिज़ाइन डिपार्टमेंट में ये सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। तो बाकायदा ये ख़रीदे जा सकते हैं। अगर जिसने हार्ड कॉपी ख़रीदनी है तो हार्ड ख़रीद सकता है। जिसने अगर लिंक वगैरह है इनका, तो लिंक भी वो ऑन पेमेंट मिल सकता है। तो लिंक के ज़रिए आपको ये सारे स्टैंडर्ड जो है ना एक्सेसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक इदारा है गवर्नमेंट का, जिसका जो ऑफिस है यहाँ गुलिस्तान जौहर में है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको ये स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं। ये छोटी से छोटी इक्विपमेंट का और बड़े से बड़े इक्विपमेंट का, सबके स्टैंडर्ड, सारी चीज़ें, हर चीज़ का स्टैंडर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। तो देयर आर वेरियस, कुछ स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल है ना, वो एक तो ये IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ये ग्लोबल है और वाइडली यूज्ड है। ये इसका किसी इंटरनेशनल, ये किसी पर्टिकुलर मखसूस कंट्री से ताल्लुक़ नहीं है इसका। दूसरा जैसे ये VDE, ये जर्मन स्टैंडर्ड है VDE। और तीसरा ये BS, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, BSS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इनमें हर इक्विपमेंट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी होती हैं, जिस पर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसी में सारे टेस्टिंग के प्रोसीजर और टेस्टिंग का मेथड और टेस्टिंग के जो आपने क्वांटिटीज़, जो वैल्यूज़ अप्लाई करनी है, वो सब इन स्टैंडर्ड्स में दिए होते हैं। इस तरह जैसे मैंने बताया ना, पाकिस्तान में भी एक इदारा है PSI, तो उसके स्टैंडर्ड्स भी है। PSI के भी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, PSI स्टैंडर्ड्स। तो दीज स्टैंडर्ड्स describe and elaborate the test to be performed on the electrical equipment. International Electrotechnical Commission (IEC) is mostly followed internationally and globally. जो ज़्यादा फॉलो होता है ना, वो ये IEC है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब जो ड्राइंग्स वगैरह बनती है और जो इक्विपमेंट्स वगैरह इलेक्ट्रिकल के हैं, उसके सिंबल्स वगैरह हैं, वो सारे इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर ही बेस करते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल होते हैं, इंटरनेशनल हैं। तो एक स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में जो ड्राइंग बन रही है, जो पाकिस्तान में बन रही है, या कुछ ड्राइंग अगर जर्मनी में बन रही हैं, तो सेम स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। तो उसको जो जिस मुल्क में भी वो ड्राइंग जाएगी, वो उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये यूनिफॉर्म एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड जो हैं, उसका यही फ़ायदा होता है कि कहीं भी ड्राइंग बनी हुई हो, वो किसी भी मुल्क में आप जाएं जॉब करने, तो वो ड्राइंग्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। अब ये IEC स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे मैंने बताया, ये थाउजेंड्स में है, बहुत सारे हैं ये, और पूरी एक लंबी लिस्ट है इनकी। तो वो जो लिस्ट है उसमें से मैंने कुछ निकाले हैं ऐसे ही बताने के लिए। एज एन एग्जाम्पल, few of the IEC स्टैंडर्ड्स आर मेंशन्ड एज अंडर। ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, हर एक का एक कोड इसको असाइन किया हुआ है हर स्टैंडर्ड्स को। अच्छा, ये इसका मेन कोड है, इसके साथ साथ फिर इनके सब कोड्स भी होते हैं। जैसे IEC 60027, ये एक स्टैंडर्ड है IEC, और ये स्टैंडर्ड किसके बारे में? ये स्टैंडर्ड है लेटर सिंबल्स
टू बी यूज इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के हवाले से जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं ना, जो ऑल वन लाइन डायग्राम में या सिंगल लाइन डायग्राम में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे इस स्टैंडर्ड में दिए हुए होंगे। तो ये तो इसका मेन इसका वो है कोड। अब इसके सब कोड भी हो सकते हैं। इसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो है IEC 60044। इसी तरह हाई वोल्टेज टेस्ट टेक्निक्स हैं वो। तो ये स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, ये हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेके टेस्टिंग तक। टेस्टिंग के मेथड, टेस्टिंग का तरीक़ाकार, टेस्टिंग के वैल्यूज़ जो आपने फीड करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए। इसी तरह ये पावर ट्रांसफार्मर का स्टैंडर्ड है IEC 60076। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स है ना, या जो कंसल्टेंट्स हैं, या जो यूटिलिटीज़ है जहाँ पे डिज़ाइन डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड मौजूद होते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स की बेस पर ही इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की जाती है। इस तरह इंसुलेटर्स, ये दूसरा एक और स्टैंडर्ड है IEC 60305, इंसुलेटर्स फॉर ओवरहेड लाइंस विद नॉमिनल वोल्टेज अबव 1 kV, सेरामिक और गैस इंसुलेटर यूनिट्स फॉर AC सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलेटर यूनिट्स ऑफ द कैप एंड पिन टाइप। अब ये जो सेरामिक या ग्लास इंसुलेटर मटेरियल का इंसुलेटर है, ये उसके बारे में स्टैंडर्ड है। इस तरह ही एक और है IEC 60383, ये भी इंसुलेटर्स फॉर ओवरहेड लाइंस विद नॉमिनल वोल्टेज अबव 1 kV। तो ये सारे कुछ मैंने एग्जांपल दिए ये बताने के लिए, समझाने के लिए। इस तरह बेशुमार स्टैंडर्ड्स हैं, ये थाउजेंड्स के करीब हैं स्टैंडर्ड्स, हर इक्विपमेंट के बारे में, हर अप्लायंस के बारे में स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो अब ये टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर्स जो है वो भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स की बेस पर स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए की जाती है। फॉलोइंग 3 टेस्ट जो है टेस्ट इंसुलेटर्स पे अप्लाई करते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट आर कैरिड आउट ऑन ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स। जो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स पे 3 टाइप के टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। पहला टेस्ट है वो कहलाता है फ्लैश ओवर टेस्ट, दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट, तीसरा है रूटीन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट से हर एक इंसुलेटर को गुजरना ज़रूरी होता है। अगर वो ये इन टेस्ट को विथस्टैंड कर जाता है तो फिर वो अब उसको फिर फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए ओके हो जाता है। अगर वो विथस्टैंड नहीं करता, उसका फेलियर हो जाता है, तो वो डिज़ाइन वगैरह को उसको रिविजिट किया जाता है फिर सारा। तो ये 3 टेस्ट हैं, फ्लैश ओवर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और तीसरा है रूटीन टेस्ट। अब हर एक टेस्ट के बारे में अलग अलग हम देखेंगे कि ये टेस्ट कौन कौन से हैं। ये पहला है फ्लैश ओवर टेस्ट, फ्लैश ओवर टेस्ट ऑफ इंसुलेटर्स। अब फ्लैश ओवर टेस्ट जो है उसकी भी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लैश ओवर टेस्ट आर कंडक्टेड बिफोर द इंसुलेटर इज सेट टू हैव पास्ड द फ्लैश ओवर टेस्ट। हर इंसुलेटर पर ये 3 टाइप के फ्लैश ओवर टेस्ट किए जाते हैं। और जो टेस्ट किए जाते हैं ना, वो इसी एनवायरनमेंट में किए जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में उस इंसुलेटर को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो ओवरहेड इंसुलेटर्स हैं ये सारे एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होते हैं। बारिश भी होती है, बर्फ़बारी भी होती है, तेज़ हवा भी चलती है, और उसके अलावा टेम्परेचर भी कम होता है, ज़्यादा होता है। ये सारे एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसी एक्चुअल एनवायरनमेंट में इनको टेस्ट किया जाता है फैक्ट्री के अंदर। पहला है टेस्ट है पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट, दूसरा है पावर फ्रीक्वेंसी वेट फ्लैश ओवर टेस्ट, तीसरा है इम्पल्स फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट। तो पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब तो यही है, जो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में है पावर फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड। इसी तरह ये 2 पहले टेस्ट जो है ये वैसे पावर फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करते हैं, और तीसरा टेस्ट जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट किया जाता है, इम्पल्स फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, फ्लैश ओवर टेस्ट ऑफ इंसुलेटर्स की कैटेगरी में। ये हर इंसुलेटर पर अप्लाई करते हैं। अगर वो पास कर जाता है तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाता है, यूज़ कर सकते हैं उसको। अदरवाइज़ अगर फेलियर है तो फिर उसकी
उसको रिविजिट किया जाता है। अच्छा, पहला जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट। फ्लैश ओवर टेस्ट में जो पहला टेस्ट है ये पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर। इसमें क्या है, अब ये जो भी टेस्ट मैं बता रहा हूँ ना, इनका पूरा प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड्स मैंने बताए IEC, PD, BSS, उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। ये पूरी एक डॉक्यूमेंट जो है IEC स्टैंडर्ड पूरी एक किताब की शक्ल में होता है। तो उसमें पूरा इसका प्रोसीजर लिखा होगा, टेस्टिंग सर्किट बना होगा, टेस्टिंग इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में होगा, जो अपने वैल्यूज़ अप्लाई करनी है ड्यूरिंग टेस्ट उसकी सारी डिटेल तफसील दी होगी। तो उसी बेसिस पे आपने ये सारे टेस्ट जो है परफॉर्म करने होते हैं। अच्छा, ये पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट है क्या? The insulator to be tested is mounted in the same manner in which it is to be used. अब जिस फॉर्म में उसने फील्ड में इस्तेमाल होना है, अगर उसने जैसे पिन टाइप इंसुलेटर है तो उसने पिन की शक्ल में उसको अपराइट जो इस्तेमाल उसको लगना है फील्ड में। स्ट्रिंग इंसुलेटर है तो वो सस्पेंडेड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। सस्पेंशन इंसुलेटर है तो वो सस्पेंडेड होगा। तो जिस शक्ल में उसमें फॉर्म में उसने फील्ड में इंस्टॉल होना है, जहाँ पे ये टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ भी उसको इंसुलेटर को उसी तरह माउंट करते हैं। देन वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड। देन वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी, फिर एक 50 साइकिल्स पर सेकंड की वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं इंसुलेटर को उसके दोनों एंड्स पर, एक टॉप एंड्स पर और एक जो पिन का एंड है बॉटम एंड पर। इज कनेक्टेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द इंसुलेटर। द वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू द स्पेसिफाइड वोल्टेज। फिर जो वोल्टेज जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है ना। दिस स्पेसिफाइड वोल्टेज इज लेस देन द मिनिमम फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब ये स्पेसिफाइड वोल्टेज जो मेंशन किया है ना यहाँ पे, जहाँ तक उसको वोल्टेज को इंक्रीज करके वेरी करके इंक्रीज करेंगे तो वो उसकी रेंज जो है ना स्पेसिफाइड वोल्टेज की कितनी होनी चाहिए वो इसमें स्टैंडर्ड्स में मेंशन होगी। दिस स्पेसिफाइड वोल्टेज इज लेस देन मिनिमम फ्लैश वोल्टेज। मिनिमम वोल्टेज पे फ्लैश ओवर हो जाएगा, उससे कम लगते हैं इसको स्पेसिफाइड वोल्टेज को। द वोल्टेज एट विच सराउंडिंग एयर ऑफ द इंसुलेटर ब्रेक्स डाउन एंड बिकम कंडक्टिव इज नोन एज फ्लैश ओवर वोल्टेज। अच्छा, क्योंकि ये एक्सपोज टू एयर होते हैं तो जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंसुलेटर के अक्रॉस तो जो उसके इर्द जो एयर है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो डीआयनाइज होती है और उसकी वजह से फिर कंडक्शन पाथ बन जाती है। दिस वोल्टेज एट विच सराउंडिंग एयर ऑफ द इंसुलेटर ब्रेक्स डाउन एंड बिकम्स कंडक्टिव इज नोन एज फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पर करते जाएंगे, जिस वोल्टेज पर भी सराउंडिंग एयर जो है इंसुलेटर के अराउंड वो ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा और कंडक्टिव हो जाएगी, तो वो वोल्टेज कहलाएगा फ्लैश ओवर वोल्टेज। द इंसुलेटर मस्ट बी केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग द स्पेसिफाइड वोल्टेज फॉर 1 मिनट विदाउट फ्लैश ओवर। अब जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है ना उसको जो मिनिमम फ्लैश ओवर वोल्टेज है उससे कम रखते हैं। तो उस वोल्टेज पर अगर ये इंसुलेटर विदस्टैंड कर जाता है 1 मिनट तक, तो मतलब क्या होगा इसका कि वो इसने टेस्ट पास कर गया। ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंसुलेटर के अक्रॉस, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स से बढ़ाते जाएंगे, फिर उसको स्पेसिफाइड वोल्टेज लेके जाएंगे। स्पेसिफाइड वोल्टेज वो है जो लेस देन होगा मिनिमम फ्लैश ओवर वोल्टेज के। तो अगर वो इंसुलेटर 1 मिनट तक उसको विदस्टैंड कर जाता है उस स्पेसिफाइड वोल्टेज तक पर, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने टेस्ट पास कर लिया। इस तरह ये टेस्ट जो है हर इंसुलेटर पर अप्लाई होगा। फिर ये दूसरा टेस्ट है, ये भी पावर फ्रीक्वेंसी पे है, पावर फ्रीक्वेंसी वेट फ्लैश ओवर वोल्टेज। इसको जो है ना ये रेन टेस्ट भी कहलाता है, इसको रेन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा जैसे मैंने बताया ना कि इंसुलेटर जो है वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होता है, बारिश का भी उसको सामना करना है उसको,
बर्फ़ का भी करना है, एयर का भी करना है, प्रेशर का, टेम्परेचर का भी करना है। तो ये है रेन टेस्ट कहलाता है। इन दिस टेस्ट आल्सो द इंसुलेटर टू बी टेस्टेड इज माउंटेड इन द सेम मैनर इन विच इट इज़ टू बी यूज। जिस फॉर्म में उसको इस्तेमाल होना है इंसुलेटर को फील्ड में, उसी तरह टेस्टिंग के दौरान भी उसी तरह उसको माउंट करते हैं टेस्टिंग के लिए। सिमिलर टू द पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट, अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ऑफ पावर, जिस तरह हमने पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट में एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल करके हमने पावर फ्रीक्वेंसी पर उसके दो अक्रॉस अप्लाई की थी इंसुलेटर्स की। A variable voltage source of power frequency is connected between the electrodes. Additionally, in this test, अब यहाँ तक तो ये वही किया है हमने जो हमने ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट में किया था। अब इसमें एक एडिशन ये होनी है, एडिशनली इन दिस टेस्ट द इंसुलेटर इज स्प्रेड विद वाटर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसमें पानी का भी स्प्रे करेंगे इंसुलेटर्स के ऊपर 45 डिग्री एंगल पर। ये जो मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ 45 डिग्री एंगल, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो स्टैंडर्ड्स में दी होती हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ICVD वगैरह, उसमें ये सब वैल्यूज़ दी होंगी। तो पानी इस पर स्प्रे करेंगे इंसुलेटर पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन सच ए मैनर दैट इट्स प्रेसिपिटेशन शुड नॉट बी मोर देन 5.08 मिलीमीटर पर मिनट। तो वो पानी इस तरह स्प्रे करेंगे कि उसकी जो पानी की जो प्रेसिपिटेशन हो, जो जमा हो जाए उसके ऊपर इंसुलेटर पे, वो 5.08 मिलीमीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 5.08 मिलीमीटर। जिस तरह प्रेसिपिटेट होता था ना बारिश, उसमें आपने देखा होगा या बर्फ़, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती, वो सुबह सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग एक बर्फ़ की हल्की सी एक प्रेसिपिटेशन चलाती है, वो नज़र आती है, एक बारीक सी बहुत बिल्कुल पतली सी। तो ये प्रेसिपिटेशन वही है कि उसकी जो प्रेसिपिटेशन है वो 5.08 मिलीमीटर पर मिनट से ज़्यादा ना हो। ये सारा स्टैंडर्ड्स वगैरह में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में दिए होंगी सारी वैल्यूज़ है। द वोल्टेज इज देन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, फिर वोल्टेज को अप टू दी स्पेसिफाइड वोल्टेज। इसमें भी जब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और एक स्पेसिफाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है वहाँ तक उसको लेकर जाएंगे। द वोल्टेज इज मेंटेन्ड एट द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब इस स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है इसको हम 30 सेकंड तक मेंटेन रखेंगे। द वोल्टेज इज मेंटेन्ड एट द स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर 30 सेकंड्स या 1 मिनट, 1 मिनट तक या 30 मिनट तक उसको स्टेबल रखेंगे वोल्टेज को इस स्पेसिफाइड वोल्टेज पर। एंड द इंसुलेटर इज ऑब्जर्व फॉर पंक्चर और ब्रेक डाउन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे साथ साथ कि इतने ड्यूरेशन में 30 सेकंड में या 1 मिनट में इस स्पेसिफाइड वोल्टेज पर इंसुलेटर की कंडीशन क्या होती है, वो पंक्चर या ब्रेक डाउन तो नहीं होता उसका। अगर इफ़ द वोल्टेज इज मेंटेन फॉर 1 मिनट, अगर नहीं होता उसका पंक्चर या ब्रेक डाउन, 1 मिनट तक वो रेजिस्टेंट कर जाता है इस स्पेसिफाइड वोल्टेज को, इसका मतलब है कि वो इंसुलेटर जो है सक्सेसफुल हो गया। तो इफ़ द वोल्टेज इज मेंटेन फॉर 1 मिनट, अगर 1 मिनट तक वोल्टेज मेंटेन रखेंगे तो वो टेस्ट कहलाएगा 1 मिनट रेन टेस्ट। 1 मिनट रेन टेस्ट का नाम है। तो ये दूसरा टेस्ट जो था वो फ्लैश ओवर टेस्ट में पावर फ्रीक्वेंसी वेट फ्लैश ओवर टेस्ट, इसको रेन टेस्ट भी करते हैं। ये दोनों टेस्ट आइडेंटिकल है, ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट और वेट फ्लैश ओवर टेस्ट। सिर्फ फ़र्क ये है कि रेन फ्लैश ओवर टेस्ट में हम रेन जो है पानी भी स्प्रे करते हैं इंसुलेटर के ऊपर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड द प्रेसिपिटेशन शुड नॉट बी मोर देन 5.08 मिलीमीटर पर मिनट। तीसरा टेस्ट जो है इसी फ्लैश ओवर टेस्ट की सीरीज़ का, वो है इम्पल्स फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट। अच्छा, पहले जो 2 टेस्ट थे वो तो पावर फ्रीक्वेंसी पे थे 50 हर्ट्ज पर, जो कि पाकिस्तानी में फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये टेस्ट जो है ना ये पावर फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे है। इसीलिए इम्पल्स फ्रीक्वेंसी जो आप ऑब्जर्व उसको देख तो नहीं सकते, और जैसे लाइटनिंग स्ट्रोक्स वगैरह जो होते हैं ना, जो बारिशों के दिनों में ख़ास तौर से
अपीयर होते हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ड्यूरेशन कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो वे इसीलिए फ्लैश, क्योंकि ये वैसे मैंने बताया कि ये जो इंसुलेटर्स हैं ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हैं, तो हर जो भी एटमॉस्फेयर में वेदर में जो भी चेंजेस आती हैं वो इन इंसुलेटर्स को विदस्टैंड करना ज़रूरी है। इसीलिए ये सारे टेस्ट जो है उस पर परफॉर्म करते हैं। तो तीसरा जो फ्लैश ओवर टेस्ट है वो है इम्पल्स फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट। दिस टेस्ट इज टू इंश्योर that the insulator is capable of sustaining high voltage surges caused by lightning। ये जो मैं अभी बता रहा था आपको, लाइटनिंग स्ट्रोक्स जो होते हैं ना, उनमें एक वोल्टेज सर्ज आता है, बहुत लंबी ड्यूरेशन का नहीं होता, वो माइक्रो सेकेंड्स का सर्ज होता है, लेकिन जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो भी डैमेजेस अगर उससे हो सकती है। इसीलिए हम जो इक्विपमेंट आउटसाइड लगते हैं या वो उन पर लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि जो लाइटनिंग स्ट्रोक हो ना वो लाइटनिंग अरेस्टर उसको एब्जॉर्ब कर ले और वो कोई लाइन को डैमेज ना कर सके या इक्विपमेंट को डैमेज ना कर सके। द इंसुलेटर अंडर टेस्ट इज माउंटेड, अब इसमें भी वही है जो पहले दो टेस्टों में था। द इंसुलेटर अंडर टेस्ट इज माउंटेड एज इन अबव टेस्ट। एन इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर, अब इसमें ये जनरेटर इस्तेमाल होगा जो जिसकी वजह से अब इम्पल्स वोल्टेज जनरेट करेंगे। इस जनरेटर का ये खासियत ये होगी कि उसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का होता है ये वोल्टेज जनरेटर। तो ये जो है ना ये हर मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इसको अफोर्ड कर सके या मेंटेन कर सके। इसीलिए जो मैंने बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ के नाम आपके लिए थे, जो एक मैंने कीमा लेबॉर्ट्री थी हॉलैंड में उसका बताया था, तो ये उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, पूरा उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो जो ऐसे मेजर टेस्ट होते हैं ना वो सारे के सारे वहीं पे टेस्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। एन इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर विच जनरेट्स अ वेरी हाई वोल्टेज एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवरल 100 किलो हर्ट्ज। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है ना ये 50 हर्ट्ज की नहीं होती, ये किलो हर्ट्ज में होती है। तो जैसी जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो होगी लाइटनिंग स्ट्रोक के नतीजे में जो वोल्टेज सर्ज आएगा तकरीबन उसके क्लोज जो है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रखते हैं। एन इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर विच जनरेट्स अ वेरी हाई वोल्टेज एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवरल 100 किलोहर्ट्ज is connected to the insulator. This voltage applied to the insulator and spark or voltage is noted। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज पर अप्लाई करते हैं थ्रू जनरेटर, इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर इंसुलेटर के अक्रॉस ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि वोल्टेज ये एंड स्पार्क और किस वोल्टेज पे जाके स्पार्क और हुआ है। एक मिनट होल्ड करें। तो ये जो भी टेस्टिंग सुपरवाइज़र या इंजीनियर टेस्ट करवा रहा होता है वो बहुत उसको अलर्ट रहना पड़ता है टेस्टिंग के दौरान, और इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बहुत ज़्यादा लेनी होती हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हर एक को कोई अलाउ भी नहीं होता कि वो करीब जाए, सिर्फ जो अथराइज है वो तो वो उसको इंसुलेटर्स को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कि दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इंसुलेटर एंड स्पार्क ओवर वोल्टेज इज नोटेड। जिस वोल्टेज में आगे स्पार्क हो जाएगा ना, स्पार्क ओवर, वो वोल्टेज इंसुलेटर की सरफेस को क्रॉस कर जाएगा, वो जैसे स्पार्क ओवर कहते हैं उसको, तो वो वोल्टेज जो है वो नोट करना होता है किस वोल्टेज पे जाके वो स्पार्क ओवर हुआ इंसुलेटर्स के अक्रॉस, तो वो कहलाता है स्पार्क ओवर वोल्टेज। रेशियो ऑफ इम्पल्स
spark over voltage to spark over voltage at power frequency is called the impulse ratio. तो एक तो वो वोल्टेज जिसपे स्पार्क ओवर होगा इम्पल्स वोल्टेज पर, हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज, और एक स्पार्क ओवर वोल्टेज वो होगा जो पावर फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा। तो इन दोनों का जो रेशो है ना वो कहलाता है इम्पल्स रेशो। द रेशो ऑफ इम्पल्स स्पार्क ओवर वोल्टेज टू स्पार्क ओवर वोल्टेज एट पावर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द इम्पल्स रेशो, वो कहलाएगा इम्पल्स रेशो। दिस रेशो शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.4 फॉर पिन टाइप इंसुलेटर। एक टिपिकल एक फिगर दे रखी है कि ये जो इम्पल्स रेशो है पिन टाइप इंसुलेटर के लिए तकरीबन 1.4 है और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लिए 1.3 है। तो ये फ्लैश ओवर टेस्ट 3 हो गए। एक था ट्राई फ्लैश ओवर टेस्ट एट पावर फ्रीक्वेंसी, दूसरा था वेट फ्लैश ओवर टेस्ट also at power frequency, and the third was impulse frequency flashover test at high voltage and high frequency of several kilohertz. अब दूसरे टाइप का जो टेस्ट है वो है परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंसुलेटर्स। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंसुलेटर्स तो ये दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंसुलेटर। इसमें भी 5 टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं हर इंसुलेटर्स पर। पहला है वो कहलाता है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट, दूसरा है पंक्चर वोल्टेज टेस्ट, थर्ड या सी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, तीसरा है डी इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेस्ट, आखिरी है ई पोरोसिटी टेस्ट। ये 5 टेस्ट हैं जो इस हेडिंग में आते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट की हेडिंग में, कि इंसुलेटर की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं इन सारी कंडीशंस में। अब हर एक को अब इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। पहला है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। जैसे मैंने बताया था कि ये ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स जो हैं ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होते हैं। अब टेम्परेचर बहुत लो भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, बिलो ज़ीरो, और अबव 100 बहुत ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर। तो इस हर वेदर कंडीशन में इनको सक्सेसफुल फेल नहीं होना, तो इसलिए हर कंडीशन में पहले इनका टेस्ट किया जाता है, फिर इनको जाकर फील्ड में इंस्टॉल करते हैं। तो ये टेम्परेचर साइकिल टेस्ट क्या है? In this test, the insulator under test is first heated in water at, अब ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ना और जो मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ ये सारी की सारी वो स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई होंगी और उसका पूरा तरीक़ेकार, पूरा जो प्रोसीजर, पूरा सर्किट डायग्राम सब कुछ बताया होगा। तो इन दिस टेस्ट द इंसुलेटर अंडर टेस्ट इज़ फर्स्ट हीटेड इन वाटर एट 70 डिग्री फॉर 1 आवर। तो जो भी इंसुलेटर आप टेस्ट कर रहे हैं पहले उसको पानी में जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें उसको रखेंगे 1 घंटे के लिए। देन द इंसुलेटर इज इमीडिएटली कूल्ड एट 7 डिग्री फॉर अनदर आवर। फिर उसको ठंडा करेंगे, 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आएंगे टेम्परेचर, फ़ौरन एकदम गर्म से निकाल के ठंडे में डाल देंगे। जैसे ठंडा गर्म हो जाता है ना, एकदम आप एसी से निकल के चिल एसी में आप बैठे एकदम गर्मी में चले आएँ हीट में, तो क्या होगा? आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट आता है ना। इसी तरह ये टेस्ट कर रहे हैं इंसुलेटर का, एकदम गर्म से उसको एकदम ठंडे में लेके आ गए। देन इंसुलेटर इमीडिएटली फ़ौरन करना है, वेट नहीं करना। देन द इंसुलेटर इज इमीडिएटली कूल्ड एट 7 डिग्री फॉर अनदर आवर। फिर उसको टेम्परेचर में फिर 1 घंटे रखेंगे। तो ये साइकिल जो है ना, इसको इस साइकिल को ये टेम्परेचर साइकिल 3 दफ़ा इस तरह रिपीट करेंगे। दिस साइकिल इज रिपीटेड 3 टाइम्स, इसलिए इसको इसका नाम दिया है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट।
70 डिग्री से 1 घंटे रखा, फिर 7 डिग्री पे ले आया इसको 1 घंटे, फिर दोबारा 17 डिग्री में रखा 1 घंटे, फिर 7 डिग्री पर लेके आए, उसको रखा 1 घंटे, फिर 70 डिग्री पे उसको रखा एक घंटे तक, फिर दोबारा उसको 7 डिग्री पे लेके आ गए, 1 घंटे तक रखा। तो इस तरह ये पूरा एक 3 दफ़ा रिपीट करना है ये साइकिल। देन फिर उस इंसुलेटर को क्या करेंगे, देन द इंसुलेटर इज ड्राइड, इसको खुश करेंगे, एंड इट्स ग्लेजिंग इज थॉरली ऑब्जर्व। तो इंसुलेटर्स के ऊपर ग्लेज होता है ना, चमक होती है, जो आपने देखा होगा इंसुलेटर्स मैंने दिखाया था, उसमें पोर्सिलिन इंसुलेटर में एक चमक सी एक होती है, वो ग्लेजिंग कहलाती है। इज थॉरली ऑब्जर्व, तो उसको ग्लेजिंग को ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ कोई डैमेज तो नहीं हुआ, या कोई डिटीरियोरेशन तो नहीं हुई है, कोई ख़राबी तो नहीं हुई है, ये फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं ये टेम्परेचर साइकिल टेस्ट करने के बाद। तो ये इसीलिए इसका नाम है, इसको टेम्परेचर साइकिल। ये एक साइकिल है पूरा, जिसको इस साइकिल में जो ये प्रोसेस है 70 डिग्री फिर 60 डिग्री, इसको 3 दफ़ा रिपीट किया जाता है। तो उसके बाद फिर उसकी जो इंसुलेटर को खुश करते हैं, फिर उसकी जो ग्लेज है, सरफेस है, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर कोई डैमेज तो नहीं हुआ, जो क्रैक तो नहीं पड़ा कोई, या कोई डिटीरियोरेशन तो नहीं हुई है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मतलब वो टेस्ट जो है सक्सेसफुली पास कर गया है वो इंसुलेटर। दूसरा टेस्ट है बी, वो है पंक्चर वोल्टेज टेस्ट। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमिन द पंक्चर वोल्टेज। एक तो जो इंसुलेटर के ऊपर जो है ना फ्लैश होता है, फ्लैश ओवर वोल्टेज कहलाता है, जो इंसुलेटर की सरफेस के ऊपर से होता है, और एक पंक्चर वोल्टेज वो होता है जो अंदर से इंसुलेटर को पंक्चर कर देता है। वो पंक्चर होने से क्या होगा, इंसुलेटर जो है ना बिल्कुल पक्षे उड़ जाएंगे, उसके बिल्कुल डैमेज हो जाएगा इंसुलेटर। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमिन द पंक्चर वोल्टेज। द इंसुलेटर टू बी टेस्टेड इज सस्पेंडेड इन इंसुलेटिंग ऑयल। अब ये टेस्ट का प्रोसीजर बताया है सारा कि पंक्चर वोल्टेज टेस्ट कैसे करेंगे। तो इंसुलेटर को सस्पेंड करेंगे एक इंसुलेटिंग ऑयल, जैसे ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा ना, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है उसके टैंक में, वो भी इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटर होता है। इसी तरह पहले मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आते थे, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर आते थे, तो वो भी एज एन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये जो इंसुलेटर है उसको एक ड्रम होगा तेल का, ऑयल का, इंसुलेटिंग ऑयल का, उसमें उसको लटका देंगे। द इंसुलेटर टू बी टेस्टेड इज सस्पेंडेड इन इंसुलेटिंग ऑयल। अब वोल्टेज इज अप्लाइड, अब उसके अक्रॉस इंसुलेटर के वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब वोल्टेज इज अप्लाइड एंड इंक्रीज ग्रेजुअली अंटिल द पंक्चर टेक्स प्लेस। जब तक पंक्चर नहीं हो जाता ना इंसुलेटर, जब तक वो वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। द वोल्टेज एट विच इंसुलेटर स्टार्ट्स टू पंक्चर इज कॉल्ड एज पंक्चर वोल्टेज। जिस पे वो पंक्चर होना शुरू होगा ना, वो कहलाएगा पंक्चर वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज यूजुअली 30% हायर दैन दैट ऑफ द ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज और अ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगर एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है तो ये पंक्चर वोल्टेज जो होगा ये ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज से 30% ज़्यादा होगा। तो ये ऑयल में इसको क्यों रखते हैं? ऑयल में इसको इसलिए रखते हैं कि ऑयल में नहीं रखेंगे तो अगर ये पंक्चर होगा ना, तो इसके जो स्प्लिंटर्स हैं, इसके जो टुकड़े हैं, वो पूरा आसपास जो भी बैठा होगा उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं चीज़ों को भी। और वो स्प्लिंटर्स जो टुकड़े होते हैं इंसुलेटर्स के, वो इतने शार्प एजेस होते हैं कि वो अगर किसी को लग जाए ना तो पूरा वो उसको काट देगा। इसलिए इसको ऑयल में डिप करके रखते हैं कि अगर फ्लैश ओवर हो तो वो उसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो ऑयल के अंदर ही रहें, बाहर की तरफ ना आए। इसीलिए ऑयल में डिप करके रखते हैं इस टेस्ट के दौरान, जो टेस्ट जब करते हैं ना इंसुलेटर को। तो ये दूसरा जो था बी, ये था पंक्चर वोल्टेज टेस्ट। अब सी जो है तीसरा, वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट। इन दिस टेस्ट द इंसुलेटर अंडर टेस्ट इज अप्लाइड बाय 250% ऑफ द मैक्सिमम वर्किंग लोड फॉर 1 मिनट। अब इसमें इसकी इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है कि वो जो भी वेट उसके ऊपर डलेगा वो उसको विदस्टैंड कर पाएगा कि नहीं, या टूट के गिर जाएगा नीचे।
इन दिस टेस्ट, तो जो मैक्सिमम उसको जो इस पर जो लोड अप्लाई करते हैं ना इंसुलेटर पे, वो 1 मिनट तक जो उसका मैक्सिमम वर्किंग लोड है ना इंसुलेटर का, वो दिया हुआ होगा उसका उसका 250% उस पर अप्लाई करते हैं, 2 गुना से भी ज़्यादा उस पर अप्लाई करेंगे, और वो उसको 1 मिनट तक अप्लाई कर कर रखेंगे और देखेंगे ये 1 मिनट तक उसको विदस्टैंड करता है कि नहीं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द अल्टीमेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटर। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट है जो इंसुलेटर की अल्टीमेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं कि उस पर जो वज़न डालते हैं ना, वो उसके जो मैक्सिमम वर्किंग लोड है उसका 250% लोड ज़्यादा, वज़न ज़्यादा अप्लाई करता है। फिर उसको देखते हैं कि वो 1 मिनट तक उसको बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर लेता है बर्दाश्त, इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट पास कर गया, अगर नहीं करता तो मतलब वो फेल हो गया। जैसे हम भी अगर कोई मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट, वो पता चलाते हैं कि कंडीशन क्या है। इसी तरह ये सारे इक्विपमेंट है, इन पे भी टेस्ट ये होते हैं जो सारे मैं बता रहा हूँ। अब चौथा टेस्ट है, वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, ये टेस्ट सिर्फ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स पर होता है। कुछ ऐसे मखसूस टेस्ट होते हैं जो पिन टाइप पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सस्पेंशन पे होते हैं। सारे टेस्ट सब पे अप्लाई नहीं होते, इसीलिए ये जो टेस्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड only for suspension type insulators. In this test, a tensile stress of 250% of maximum working tensile strength is applied. पहले जो था 250% मैक्सिमम वर्किंग लोड था, अब ये 250% ऑफ द मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस वो अप्लाई करेंगे इंसुलेटर पे। आफ्टर दिस द इंसुलेटर इज टेस्टेड फॉर 75% ऑफ ड्राई स्पार्क ओवर वोल्टेज। अब इसमें एक तो कंबाइंड है, इसमें इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भी है और मैकेनिकल टेस्टिंग भी है। इसीलिए इसका नाम ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट है। मैकेनिकल टेस्टिंग क्या है, कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ये 250% अबव मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लाई कर पे, कि वो मैकेनिकली भी स्ट्रांग हो। उसके साथ साथ जब ये टेस्ट विथस्टैंड कर जाएगा 250% वाला, उसके बाद उस पर जो ड्राई स्पार्क ओवर वोल्टेज आया था, ये टेस्ट जो है ना एक साथ परफॉर्म होते हैं और सारे सीक्वेंस में। जो हमने वो किया था ड्राई स्पार्क ओवर वोल्टेज, उसमें जो वोल्टेज आएगा उसका हम 75% लेंगे यहाँ पर। जब ये उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको हम इंसुलेटर को टेस्ट करेंगे 75% ऑफ ड्राई स्पार्क ओवर वोल्टेज पर। अगर वो विथस्टैंड कर जाता है दोनों चीज़ें, इसका मतलब है कि ये टेस्ट जो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट उसने सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब तीसरा फिर ये टेस्ट है, ये ई टेस्ट, ई वाला टेस्ट है आखिरी, ये है पोरोसिटी टेस्ट। पोरस मटेरियल, जैसे वो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे स्पंज टाइप के आते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, थोड़े जो सुराख। तो ये इसकी इंसुलेटर की पोरोसिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं। ये कराता है पोरोसिटी टेस्ट, POROSITY। इन दिस टेस्ट अ फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड इंसुलेटर सैंपल इज ब्रोकन इनटू पीसेस। अब इसमें क्या करते हैं कि एक इंसुलेटर जो फ्रेशली मैन्युफैक्चर हुआ है, जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ उसको लाके उसके टुकड़े कर देते हैं, पीसेस में उसको कर देते हैं। दीज पीसेस आर देन इमर्स्ड इनटू अ 0.5% to 1% अल्कोहल सोल्यूशन, फुशाइन डाई। तो एक अल्कोहल सोल्यूशन है, ये फुशाइन डाई है, एक सोल्यूशन टाइप का है। इसमें 0.5% से 1% तक अल्कोहल होती है, उसमें उसको इमर्स कर देते हैं उन पीसेस को, और उस कंडीशन में करते हैं कि अंडर प्रेशर ऑफ 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर सेवरल आवर्स। 24 घंटे तक जो इंसुलेटर के पीसेज हैं इस प्रेशर पर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर
उसको रखते हैं, उन पीसेस को 24 तकरीबन 24 घंटे तक रखते हैं। तो ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, फिगर बता रहा हूँ, ये सारी आपको उन स्टैंडर्ड्स में मिलेगी। कितने परसेंट पे रखना है, कितने परसेंट अप्लाई करना है, कितने प्रेशर पे रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, सोल्यूशन जो होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी होती हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर। आफ्टर दैट द पीसेज आर रिमूव्ड। तो जब ये प्रोसेस से गुजर जाएगा वो पीसेस, तो पीसेस को रिमूव कर लेंगे, निकाल देंगे सोल्यूशन से। आर रिमूव फ्रॉम द सोल्यूशन एंड एग्जामिन फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द डाई इनटू इट। ये जैसे कपड़े डाई करते हैं ना, तो ये इसी तरह की वो है फुशीन डाई, जिसमें 1.5 से 1% अल्कोहल सोल्यूशन मिला हुआ है। फिर जब 24 घंटे रखने के बाद जो पीसेस को निकालते हैं सोल्यूशन से और उनको एग्जामिन करते हैं कि उसके अंदर इस डाई ने पेनिट्रेट तो नहीं किया। ये डाई का एक कलर होता है ना, तो पता चल जाता है, ठीक है। जिस तरह वो करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोल्यूशन डालते हैं अंदर, फिर सोल्यूशन से देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है, पहुँचा है। इसी तरह इसमें भी फिर वो सोल्यूशन में रख के डाई है फुशान डाई, उसमें रख के फिर उस 24 घंटे पीसेस को निकाल लेते हैं। फिर उसमें चेक करते हैं कि कितना पेनिट्रेट किया है कि नहीं किया। अगर पेनिट्रेट उसने करा होगा, इसका मतलब है उसके अंदर सुराख हैं, पोर्स हैं अंदर, वो पोर्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ये पोर्स जो है बहुत ख़तरनाक हैं। ये अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो है आखिर में ये ब्रेकडाउन ही क्रिएट करते हैं। इसलिए ये एक प्रॉपर्टी है इंसुलेटर्स की कि फ्री फ्रॉम पोर्स होना चाहिए। कोई पोर्स, कोई सुराख, कोई अंदर डैमेज उसके अंदर ना हो इंसुलेटर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो ये टेस्ट इसीलिए किया जाता है, पोरोसिटी टेस्ट। दिस टेस्ट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पोरोसिटी। अब इस टेस्ट से पता चलेगा कि कितने परसेंट उसमें पोरोसिटी है। वो अभी एक पूरा इसका एक वैल्यूज़ होंगी कि इतने परसेंट है तो वो टेस्ट पास कर जाएगा, इतने परसेंट से ज़्यादा है तो टेस्ट में फेल हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज जो है वो होंगी। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें जो है पता होती हैं, उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, आईसी स्टैंडर्ड्स, ये सारे मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर तीसरा जो है वो है रूटीन टेस्ट। अब ये रूटीन टेस्ट जो है ना, रूटीन टेस्ट तो हर फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर कर रही है इक्विपमेंट, वहाँ पे इनकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है रूटीन टेस्ट। ये तो रूटीन में जो परफॉर्म हो रहे हैं ना, वो टेस्ट हैं। कुछ खास मखसूस टेस्ट हैं जो टाइप टेस्ट कहलाते हैं। जैसे मैंने शुरू में जो बताया ना, फ्लैश ओवर, ये सारे टाइप टेस्ट में आते हैं। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने बताया था, ये भी उसी की एक वो है, टाइप टेस्ट टाइप का। तो ये हर फैक्ट्री के पास इनको परफॉर्म करने के लिए फैसिलिटी नहीं होती है। ये सिर्फ जो जैसे मैंने दो लेबॉर्ट्रीज बताई थी, इनकी टेस्टिंग के लिए ये वहीं पे भेजे जाते हैं, उन्हीं के पास इसकी फैसिलिटी होती है। ख़ास तौर से जो टाइप टेस्ट है ना, उनकी फैसिलिटी सिर्फ इन बड़ी लेबॉर्ट्रीज जो हैं, इन्हीं में जब मैन्युफैक्चर होता है कोई इक्विपमेंट, तो उसका डिज़ाइन चेक करने के लिए ये टाइप टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं। तो वो टाइप टेस्ट के लिए अगर बहुत कितना ही बड़ा ट्रांसफार्मर है, कितनी कैपेसिटी का है, वो सब फैक्ट्री में भेजा जाता है। एक फैक्ट्री जो है हॉलैंड में, कीमा लेबॉर्ट्री के नाम से। एक फैक्ट्री मशहूर जो है वो इटली में है, चेजी के नाम से। अच्छा, ये 3 टाइप के रूटीन टेस्ट है, हाई वोल्टेज टेस्ट, प्रूफ लोड टेस्ट, और तीसरा है कोरोजन टेस्ट। अब हाई वोल्टेज टेस्ट क्या है? हाई वोल्टेज टेस्ट ये है, दिस टेस्ट इज़ यूजुअली कैरिड आउट फॉर पिन इंसुलेटर्स। ये टेस्ट ज़्यादातर जो है ना पिन इंसुलेटर्स पे किया जाता है। ये यूजुअली कैरिड आउट फॉर पिन इंसुलेटर्स। इन दिस टेस्ट द इंसुलेटर इज इन्वर्टेड। इंसुलेटर को वैसे तो अपराइट लगाते हैं ना, पिन इंसुलेटर को टॉप पे कंडक्टर होता है और उसकी बॉटम में पिन होती है, जिस पिन से उसको क्रॉस आर्म पर फिक्स करते हैं। लेकिन टेस्ट के लिए, टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो ये है कि इंसुलेटर को इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके एंड प्लेस इन दी वाटर अप टू दी नेक। पानी में उसको डिप कर देते हैं नेक तक। द स्पंडल होज जो इसका
स्पिंडल होल होता है ना इंसुलेटर का, जिसमें पिन लगती है जाके, स्क्रूड होता है वो, उसको भी पानी से भर देते हैं और फिर इंसुलेटर के अक्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसे इंसुलेटर जो है वो अगर 11 kV का डिज़ाइन किया हुआ है ना, तो उसमें सर्टेन एक परसेंटेज ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो 11 kV से ज़्यादा होगी। तो ये जो भी परसेंटेज है ये बाकायदा इन स्टैंडर्ड्स में दी होगी कि आपने इतने % वोल्टेज, जो उसका स्टैंडर्ड वोल्टेज है, नॉमिनल वोल्टेज है, उससे अप्लाई करना है, वो सारा दिया होगा। द इंसुलेटर शुड रिमेन अनडैमेज्ड आफ्टर दिस टेस्ट। अब ये 5 मिनट तक अगर वो विदस्टैंड कर जाता है और इस 5 मिनट तक उस इंसुलेटर को डैमेज नहीं होना, तो इसका मतलब ये कि वो इंसुलेटर इस टेस्ट को पास कर गया। अगर वो डैमेज हो जाता है, इसका मतलब है वो इस टेस्ट को पास नहीं कर सका और फेल हो गया। इसी तरह ये दूसरा टेस्ट है, ये है प्रूफ लोड टेस्ट। इन दिस टेस्ट ईच इंसुलेटर इज अप्लाइड विथ 20% इन एक्सेस ऑफ वर्किंग मैकेनिकल लोड। जो भी उसका वर्किंग मैकेनिकल लोड है उसका 20% जो है वो अप्लाई करते हैं। वर्किंग मैकेनिकल लोड या टेंसाइल लोड 1 मिनट तक अप्लाई करेंगे 20% इन एक्सेस ऑफ वर्किंग मैकेनिकल लोड। तो द इंसुलेटर शुड रिमेन अनडैमेज्ड आफ्टर दिस टेस्ट। इस टेस्ट में भी इंसुलेटर को डैमेज नहीं होना। अगर वो डैमेज हो जाता है, इसका मतलब है वो फेल हो गया। अगर वो पास कर देता है इस टेस्ट को, तो इसका मतलब है वो पास हो गया और वो फील्ड में लग सकता है। आखिरी टेस्ट है सी, ये है कोरोना टेस्ट, कोरोजन टेस्ट। इन दिस टेस्ट the insulator with its metal fittings is suspended in a copper sulfate solution for 1 minute। अब इसमें इंसुलेटर जो है ना, उसमें मेटल फिटिंग्स भी होती है। मेटल फिटिंग पिन इंसुलेटर में भी होती है और मेटल फिटिंग सस्पेंशन इंसुलेटर्स में भी होती है, क्योंकि सस्पेंशन इंसुलेटर जो है वो बहुत सारी डिस्क से मिल के बनता है। तो हर डिस्क आपस में एक दूसरे के साथ एक मेटल फिटिंग से कनेक्टेड होती है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें इंसुलेटर को सस्पेंड कर देते हैं विद मेटल फिटिंग के साथ 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद देन द इंसुलेटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड वाइप्ड एंड क्लीन्ड। फिर 1 मिनट के बाद इंसुलेटर को सॉल्यूशन से बाहर निकाल के उसको साफ़ करते हैं, अच्छी तरह सफाई करते हैं, उसकी वाइप जो भी उसमें चीज़ें लगी हैं उनको उससे बिल्कुल क्लीन करते हैं उसको। दिस प्रोसीजर रिपीटेड 4 टाइम। 4 दफ़ा ये प्रोसीजर रिपीट करना होता है। एक दफ़ा आपने उसको डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, सस्पेंड किया 1 मिनट के लिए, फिर उसको बाहर निकाला, साफ़ किया। फिर उसके बाद उसको दोबारा फिर डिप किया 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के, फिर बाहर निकाला, फिर वाइप एंड क्लीन किया उसको। फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा उसको डिप किया 1 मिनट के लिए, फिर निकाला, फिर चौथी दफ़ा किया, फिर इस तरह 4 दफ़ा ये करना होता है प्रोसीजर। अच्छा, देन द इंसुलेटर इज एग्जामिन्ड। फिर ये प्रोसीजर 4 दफ़ा रिपीट करने के बाद क्या करेंगे, वो इंसुलेटर को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उसका, इंसुलेटर का फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या देखना होता है, देन द इंसुलेटर इज एग्जामिन्ड फॉर एनी मेटल डिपॉजिट्स, कि उसमें कोई, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, कि उसमें कोई मेटल डिपॉजिट तो नहीं हुआ है। देन ये इसकी अब कोरोजन टेस्ट कर रहे हैं, कोरोजन, कि ये देखेंगे कि देन इंसुलेटर एग्जामिन्ड फॉर एनी मेटल डिपॉजिट्स ऑन इट। देयर शुड बी 0 मेटल डिपॉजिट्स ऑन द इंसुलेटर। उसमें कोई मेटल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए इंसुलेटर पर, ठीक है। अगर कोई कोरोजन होता है फील्ड में, वो टेस्ट उस पर फील्ड में उसको रखा है, इंसुलेटर लगा है, और कोई कोरोजन उसमें होती है, कोई मेटल डिपॉजिट बैठ जाता है,
क्योंकि अगर फर्ज करें इंडस्ट्रियल एरिया में वो लाइन गुजर रही है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जो एग्जॉस्ट है उसमें हो सकता है मेटल के ज़र्रात भी हों, वो उस पर चिपक जाएँ इंसुलेटर पे, तो वो डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्पार्क और फ्लैश ओवर उस पर हो सकता है। तो ये सारे कोरोजन टेस्ट में आता है सारा। ये इंसुलेटर की फिटिंग के समेत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक मिनट तक रखा और 4 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट किया, फिर उसको चेक किया फिजिकली कि कोई उसको मेटल डिपॉजिट तो नहीं है। तो ये जो है कोई मेटल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए इंसुलेटर पर। ये तो ये इंसुलेट टेस्टिंग ऑफ इंसुलेटर यहाँ पर एंड हो गया है। अब उसी से उसकी कंटिन्यूशन में ये एक नया टॉपिक है, कोरोना इफेक्ट। कोरोना, ये जो वायरस है कोरोना, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना इफेक्ट है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कोरोना है क्या? When an alternating potential difference is applied across two conductors, अब जैसे आप जो ओवरहेड लाइन है ना कंडक्टर्स, वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होते हैं, हवा के अंदर होते हैं। एयर भी एक तरह का इंसुलेटर है। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके अराउंड एयर होती है। तो वैसे तो नॉर्मल हालत में अगर वो वोल्टेज डिज़ाइन प्रॉपर है तो कुछ नहीं होगा। तो when an alternating potential difference is applied across two conductors whose spacing is large in comparison with their diameters, then the atmospheric air surrounding the conductor is subjected to electrostatic stresses. तो कंडक्टर के अक्रॉस जो एयर होती है ना, कंडक्टर के दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। एक तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से कंडक्टर पे एयर जो अराउंड ये कंडक्टर है उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस। एट लो वोल्टेज देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर अराउंड द कंडक्टर। लो वोल्टेज पर इसका इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। However, when the potential difference is gradually increased, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी, a stage arrives when a faint luminous glow of violet color appears। तो वो कंडक्टर के जो अराउंड एयर है ना, वो एक हद तक तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बर्दाश्त करेगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हम वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो वो उसकी जो एयर की है वो आयनाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक स्टेज आएगी कि एक हल्का सा फेंट सा ल्यूमिनस ग्लो वायलेट कलर का एक ल्यूमिनस ग्लो सा नज़र आएगा कंडक्टर के अराउंड अपीयर होगा। उसके साथ क्या होगा, एक हिसिंग की नॉइस भी आएगी। हिसिंग जैसे सांप की आवाज़, सांप जैसे फटकारता है ना, सांप जिस तरह बोलता है, हिसिंग करता है, इस तरह की एक आवाज़ आएगी। बाज़ के इलेक्ट्रिक की जो लाइनें हैं ट्रांसमिशन की, अगर उनके नीचे आप खड़े होकर देखें, जैसे 220 kV का सर्किट है बल्दिया की तरफ, तो ख़ास तौर से शाम के टाइम में उस वक्त आप नीचे से एक आपको आवाज़ सी आएगी, हिसिंग नॉइज़, और साथ साथ एक वॉयलेट कलर का ग्लो भी नज़र आएगा। दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है विजुअल कोरोना, जिसमें आपको विजुअली नज़र आ रहा है ल्यूमिनस ग्लो वायलेट कलर टुगेदर विद हिसिंग साउंड, ये कहलाता है विजुअल कोरोना। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक गैस भी प्रोड्यूस होगी, ओजोन गैस, एंड इज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ, एक तो ल्यूमिनस ग्लो होगा ऑफ वायलेट कलर विद हिसिंग नॉइज विच इज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन एक गैस है which is readily detected because of its characteristic odor। इसलिए मखसूस किस्म की एक खुशबू है, स्मेल है, जिससे पहचाना जाता है कि ये ओजोन गैस है। तो ये द ग्लो इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटमॉस्फेरिक एयर अराउंड द कंडक्टर बिकम्स कंडक्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस। ये मैंने अभी पहले बता चुका हूँ
कि जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो सराउंडिंग एयर जो है वो आयनाइज हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आयनाइज होके कंडक्टिंग हो जाएगी, और कंडक्टिंग होने की वजह से वो एक तो ल्यूमिनस ग्लो ऑफ वायलेट कलर अपीयर होगा, उसके साथ हिसिंग नॉइज होगी, फिर साथ साथ ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो ये इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज रेज स्टिल फर्दर, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाते जाएं, द ग्लो एट द नॉइज विल इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो जो वॉयलेट कलर का ग्लो है वो भी बढ़ता जाएगा और आवाज़ जो है वो भी बढ़ती जाएगी। फाइनली क्या होगा, इवेंचुअली स्पार्क ओवर ओइंग टू ब्रेक डाउन ऑफ एयर इंसुलेशन विल टेक प्लेस। तो एयर की जो इंसुलेशन है ना वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगी एयर इंसुलेशन, और एक स्पार्क अक्रॉस द इंसुलेटर क्रिएट हो जाएगा। तो होल फिनोमिना, ये जो पूरा जो फिनोमिना है ना, जिसमें हिसिंग नॉइज भी है, वॉयलेट ग्लो भी है और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस भी है, ये कहलाता है कोरोना। तो कोरोना एक फिनोमिना है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, हिसिंग नॉइज, वॉयलेट ग्लो और प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस। दिस फिनोमिना इज वेरी मच एविडेंट इन ट्रांसमिशन लाइन्स। ये कम वोल्टेज की जो लाइन है जैसे 11 kV है या 33 kV है या 66 kV है, उन पे ये फिनोमिना आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बहुत ही हाई वोल्टेज लाइन, ट्रांसमिशन लाइन जो है 100 kV एंड अबव, उन पर ही ये फिनोमिना आपको नजर आएगा। इफ द कंडक्टर इज परफेक्टली यूनिफॉर्म, अगर कंडक्टर बिल्कुल स्मूथ है, यूनिफॉर्म, उसकी जो यूनिफॉर्म सरफेस है और स्मूथ है, तो जो ये ग्लो है वायलेट कलर का, ये भी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज द रफ पॉइंट्स विल अपीयर, अगर यूनिफॉर्म स्मूथ नहीं है, कहीं उस पर रफ पैचेज हैं, तो रफ पॉइंट्स पर ये ग्लो जो है ब्राइटर होगा, ज़्यादा ब्राइटर होगा। अगर स्मूथ और यूनिफॉर्म है तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये यूनिफॉर्म होगा ग्लो, लेकिन अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कहीं रफ पॉइंट्स हैं तो रफ पॉइंट्स पर ये ब्राइटर होगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज नॉट वेरी लार्ज, अगर कंडक्टर के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर विद द डायमीटर के मुकाबले में, तो क्या होगा, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स इज नॉट वेरी लार्ज एज कम्पेयर विद द डायमीटर्स, कोरोना में ब्रिज द कंडक्टर्स, तो कोरोना की वजह से दोनों कंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे एंड कॉज फ्लैश ओवर बिफोर एनी ल्यूमिनस ग्लो इज ऑब्जर्व। मतलब दो कंडक्टर हैं, अगर उनके दरमियान इतना ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, फासला कम है, तो ये अगर वोल्टेज भी बहुत हाई है तो वो दोनों कंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे ड्यू टू दिस कोरोना, क्योंकि वो एयर जो है ना दोनों इतनी ज़्यादा आयनाइज हो जाएगी कि वो उसकी आयनाइजेशन फैलती जाएगी और वो दोनों एक तरह से कंडक्टर समझें, दोनों के दरमियान फ्लैश ओवर हो गया। कोई कोरोना ऑब्जर्व, कोई लुमिनस ग्लो होने से पहले ही हो जाएगा अगर बहुत क्लोज होंगे कंडक्टर। इट हैपेंस ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंडक्टर्स, दैट द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स बीइंग स्मॉलर, देयर इज नो टाइम फॉर द ग्लो टू अकर। वो ग्लो को अगर होने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही वो जो है दोनों कंडक्टर ब्रिज हो जाएंगे, स्पार्क ओवर हो जाएंगे और ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइंस, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का मतलब है 220 kV या 500 kV एंड अबव 765 kV ट्रांसमिशन लाइन, द विजिबल ग्लो ऑफ कोरोना इज मोस्टली यूनिफॉर्म अबाउट बोथ दी कंडक्टर्स। अगर एसी सर्किट है, एसी ट्रांसमिशन लाइन है, तो जो कोरोना का ग्लो ऑफ कोरोना है, जो वायलेट कलर है, वो दोनों कंडक्टर्स पर, बोथ दी कंडक्टर्स पर यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर HVDC ट्रांसमिशन लाइन है तो जो ग्लो है कोरोना का, जो वायलेट कलर लाइट है, वो यूनिफॉर्म और ब्राइटर होगी पॉजिटिव कंडक्टर पर, क्योंकि डीसी में दो कंडक्टर होंगे, एक पॉजिटिव होगा पोटेंशियल पे होगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे कंडक्टर है उसमें जो ल्यूमिनस ग्लो है वो यूनिफॉर्म और ब्राइटर होगा, और जो नेगेटिव कंडक्टर पर है उस पर यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्पॉटी होगा,
स्पॉट्स की शक्ल में होगा जो ग्लो है। यूनिफॉर्म तो मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सेम है, यूनिफॉर्म है ग्लो। लेकिन अगर वो नेगेटिव कंडक्टर है उसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट द लेंथ, उस पर मुख्तलिफ लोकेशंस पर स्पॉट से बन रहे होंगे। ठीक है, जो ग्लो है वो स्पॉटी होगा अबाउट दी नेगेटिव कंडक्टर। एसी में तो दोनों कंडक्टर्स पर सेम होगा यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ, लेकिन डीसी में पॉजिटिव पे यूनिफॉर्म होगा और नेगेटिव पे स्पॉटी होगा, तो स्पॉट्स की शक्ल में होगा। कहीं 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 नज़र आएगा ग्लो। कोरोना इज अकम्परेड, अब कोरोना में जो है वो एनर्जी लॉस भी होता है। कोरोना इज अकम्पनीड बाय अ लॉस ऑफ एनर्जी। जो ट्रांसमिशन लाइन में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें एक तो लॉस होता है, एनर्जी लॉस आर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, आई स्क्वायर आर, और एक लॉस जो है ना कोरोना की वजह से भी होता है। कोरोना इज अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ एनर्जी विच इंक्रीजेज वेरी रैपिडली वंस द विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज एक्सीडेड। जिस वोल्टेज पर विजुअल फॉर्मेशन शुरू हो गई, अगर वो वोल्टेज एक्सीड कर जाएगा तो कोरोना लॉस भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पावर लॉस ड्यू टू कोरोना हैवली डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन। अभी जो कोरोना है ना, ये इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वेदर कंडीशंस पर भी है। अगर ह्यूमिड और बहुत मॉइस्ट क्लाइमेटिक ड्यूरिंग ह्यूमिड एंड मोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, मैं ऐड कर लूँ, अगर बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो भी मॉइस्चर ज़्यादा है, उसमें मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो कोरोना लॉस भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कोरोना लॉस भी ज़्यादा होगा। कोरोना पावर लॉस डिपेंड्स हैवीली अपॉन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, कोरोना लॉस इज मच इंक्रीज। लेकिन अगर ड्राई होगा तो कोरोना लॉस भी कम होगा। इसीलिए जो बारिशों के दिन हैं जिसमें हैवी एटमॉस्फेयर रहता है, बादल काफ़ी आए हुए हैं, उसमें ये कोरोना पावर लॉस भी ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड। द एनर्जी लॉस accompanied by the phenomena called the corona is dissipated in the form of light। अब जैसे आपने देखा होगा टंगस्टन बल्ब पहले आते थे, या आयरन है स्त्री है, उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है और वो लॉस बल्ब में तो लाइट की शक्ल में आ रहा है और स्त्री में हीट की शक्ल में आ रहा है, मिलता है आपको। लेकिन इसी तरह जो एनर्जी लॉस कोरोना में जो होगा ना, जो उसमें भी यही चीज़ें होंगी सारी। कैसे पता चलेगा कि एनर्जी लॉस हो रहा है? द एनर्जी लॉस accompanied by the phenomena called corona is dissipated in the form of light, जो वायलेट कलर की लाइट है, हीट, साउंड, हिसिंग साउंड और केमिकल एक्शन जैसे ओजोन गैस। तो ये सारे के सारी चीज़ें, उसमें लाइट भी है, लाइट की शक्ल में भी डिसिपेट हो रहा है, हीट की शक्ल में भी डिसिपेट हो रहा है, साउंड की शक्ल में भी हो रहा है और केमिकल एक्शन की शक्ल में भी हो रहा है। इन केस ऑफ एसी सिस्टम द करंट ड्यू टू कोरोना इज नॉन साइनोसाइडल। अगर एसी सिस्टम है तो जो करंट की वैल्यू होगी कोरोना में वो नॉन साइनोसाइडल होगी, जो एसी वेव होगी। इन प्रैक्टिस दिस नॉन साइनोसाइडल करंट एंड द नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज ड्रॉप caused by it may be more important than the power loss। अब एक तो पावर लॉस है और एक ये जो वेव है, वोल्टेज की वेव, करंट की वेव, ये साइनोसाइडल नहीं है, ये होंगी नॉन साइनोसाइडल। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेंगी। हार्मोनिक्स क्या है? थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, जो जितने ऑड नंबर है ना वो सारे हार्मोनिक्स हैं। थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवन्थ हार्मोनिक्स, ये कम्युनिकेशन सर्किट्स को डिस्टर्ब करते हैं। जो कम्युनिकेशन के सर्किट्स हैं ना उनको डिस्टर्ब करते हैं ये हार्मोनिक्स। तो ये जो भी कोरोना में एनर्जी लॉस वगैरह है, वो अगर एसी है तो वोल्टेज और करंट दोनों नॉन साइनोसाइडल होंगे, करंट भी और वोल्टेज ड्रॉप भी
ये फिनोमिना जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर लॉस के मुकाबले में, क्योंकि ये जो सर्किट्स वगैरह जो है ना, कम्युनिकेशन सर्किट्स, उनको डिस्टर्ब करेगा ये। अच्छा, अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम ये समराइज कर लेते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना आर समराइज्ड एज अंडर। क्या होता है कोरोना इफेक्ट? कोरोना के इफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो वायलेट ग्लो ऑब्जर्व होता है अराउंड द कंडक्टर। दूसरा ये है इट प्रोड्यूसेस अ हिसिंग नॉइस। तीसरा ये है इट प्रोड्यूसेस ओजोन गैस विच कैन बी रेडिली डिटेक्टेड बाय इट्स characteristic odor. The glow is maximum over rough and dirty surfaces of the conductor. It is accompanied by a power loss. अगर आप वाट मीटर कनेक्ट कर देना इन द इलेक्ट्रिक सर्किट तो रीडिंग उसमें पता चलेगा कि पावर लॉस हो रहा है। द चार्जिंग करंट अंडर कोरोना कंडीशंस इंक्रीजेज बिकॉज द कोरोना इंड्यूसेस हार्मोनिक करंट्स। ये हार्मोनिक करंट्स भी इंड्यूस होंगे नॉन साइनसाइडल की वजह से, तो चार्जिंग करंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये इसकी समराइज्ड है सारी जो हमने अभी तक पढ़ा है। आवाज़ आ रही है? हेलो? सर सही आ रही है आवाज़, बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को नहीं, लेक्चर तो यहाँ एंड हो गया है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। ये मैंने नोट्स वगैरह जो है वो जो है सारे अपलोड कर दिए थे कल वीएलई पर, तो नोट्स आप पढ़ लें। अगर नहीं समझ आता तो पूछ लें, अभी पूछ लें, बाद में पूछ लें, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। और पढ़ने का मतलब ये भी है कि आप चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएं। कनेक्ट करने का फ़ायदा ही होगा, और अपने आप से सवाल करें, फिर उसका जवाब ढूंढें। ठीक है ना? खुद सवाल करें, खुद ही उसका आंसर ढूंढें। अगर नहीं मिलता आंसर तो पूछें किसी से, क्योंकि ये आपको आगे जाके चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। सिर्फ यहीं पर नहीं, पढ़ाई की हद तक ही नहीं, इम्तिहान एक अलग चीज़ है, और उसके अलावा एडिशनल नॉलेज एक अलग चीज़ है जो आपको आगे जब फील्ड में आप जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब जो हैं मैटर करेंगी, काम आएंगी। तो मैंने असाइनमेंट जो है अभी आज ही इंशाल्लाह क्विज़ भी अपलोड कर दूंगा, और क्विज़ की तारीख भी जो है ना, तीसरा क्विज़ है वो भी 15 तारीख के ही दिन आप एक्सेस कर सकेंगे, 15 अक्टूबर 2020 में। तो अब किसी ने अगर पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। क्विज में जो ये अपना क्या नाम है, वो जो पढ़ाया था ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वहाँ से लेके अभी लास्ट लेक्चर जो अभी कल तक आज तक जो पढ़ाया है, इसमें से 2 सवाल आएंगे, और छोटे छोटे सवाल होंगे, क्योंकि 2.5 नंबर का एक सवाल है, 2.5 और 20 मिनट का होगा वो पेपर, और बहुत मामूली से छोटे सवाल होंगे, थ्योरी के होंगे ज़्यादा, एक्सपेक्टेड यही है थ्योरी के होंगे, तो वो आपने करने हैं बस। ठीक है? 2 घंटे का टाइम होगा ओवरऑल, और 20 मिनट के ड्यूरेशन में वो करना होगा। जो भी जैसे 10 बजे से 12 तक का टाइम है, जो 10 बजे उसको एक्सेस करेगा उसके पास 20 मिनट होंगे, 10:20 तक। जो 10:05 पे करेगा एक्सेस, उस पर 10:25 तक होंगे। तो ये जो अपलोड आप करेंगे वीएलई में, वही कंसिडर किए जाएंगे, चाहे असाइनमेंट हो चाहे क्विज हो। और कोई मोड अगर है व्हाट्सएप या ईमेल, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि वीएलई ही पर ही उसको टाइम से के दौरान, टाइम के अंदर उसको अपलोड कर दें। अभी जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसमें तो मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है। 21 तारीख 15 तारीख रात सुबह 9 बजे आप उसको एक्सेस करेंगे, और 25 तारीख को रात 11:15 तक आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा स्पैन है, तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी कि नहीं हुआ, बहुत टाइम है। आप कोशिश जल्दी से शुरू कर दें उसको, जैसे ही मिले आपको 15 तारीख को, और सॉल्व करें। 5 सवाल हैं,
2 सवाल जैसे मैंने बताया था शॉर्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के हैं, 2 सवाल जो हैं वो उसके हैं ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए इंसुलेटर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और एक सवाल जो है वो जो मैकेनिकल सैग और सैग का सवाल था उसमें से एक सवाल। तो ये कर लें और ताकि आपका पूरा, अभी थोड़े से दिन बाकी रह गए और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया नवंबर में फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे और फिर सेमेस्टर आपका ख़त्म, फिर नया सेमेस्टर शुरू हो जाएगा 7th सेमेस्टर। तो ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है, अगर पूछना है किसी ने तो पूछ ले। सर वो नेक्स्ट